हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, जिस टॉपिक का संबंध एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर के पीसीएस और यूपीएससी तक की परीक्षाओं से रहता है। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर चाहे वो प्री से संबंधित हो, मेन से संबंधित हो, इन सभी परीक्षाओं में ये सवाल यहाँ से बनता है। तो इस टॉपिक को हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे कैसे इसकी डायमेंशंस हैं। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है विंड यानी पवन। पवन जो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसके बारे में हम समझेंगे। पवन कितने प्रकार की होती है, कौन सी पवन कहाँ चलती है, पवन कहते किसको हैं, पवन चलने का कारण क्या है, वगैरह वगैरह। कौन सी पवनें गर्म होती हैं, कौन सी ठंडी होती हैं। पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और उसको एडवांस तक लेकर के जाएंगे। फैक्चुअल के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पवन यानी विंड्स। पवन, सबसे पहले तो जानना होगा कि पवन कहते किसे हैं। हवा और पवन दो शब्द हम सुनते हैं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो पर्यायवाची के रूप में हम पढ़ लेते हैं। पवन कहें, हवा कहें, समीर कहें, बट पवन और हवा में बेसिक अंतर ये है कि हवा का ही जब एक अच्छी दिशा, एक निश्चित दिशा और एक निश्चित गति से जब हवा चलती है, उसी को हम पवन कहते हैं। तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं कि पवन क्या है। तो पवन हमने समझ लिया कि पवन होती है कि एक निश्चित दिशा और निश्चित गति वाली हवा को ही हम पवन कह रहे होते हैं। अब पवन के प्रकारों से बात शुरू होती है इस टॉपिक की। तो अगर हम देखें तो पवन के तीन प्रकार होते हैं। पवन के तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स की होती है विंड। कौन कौन से प्रकार हैं? एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं स्थायी पवन। पहला प्रकार है स्थायी पवन यानी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड। पवन का दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं मौसमी पवन। मौसमी पवन यानी सीजनल विंड। और पवन का तीसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं स्थानीय पवन यानी लोकल विंड्स। पवन के इस प्रकार तीन हमने टाइप देखे। एक को हमने कहा स्थानीय पवन, एक को हमने कहा मौसमी पवन और एक को हमने समझा स्थानीय पवन के रूप में। परमानेंट विंड कौन सी होती हैं, मौसमी पवनें यानी सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं, और लोकल विंड्स कौन सी होती हैं। अगर आप देखें एग्जाम के दृष्टिकोण से तो तीनों से ही सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि स्थायी पवनें कौन सी हैं, मौसमी पवनें कौन सी हैं, कैसे कैसे इनको ये नाम दिया गया है। अब एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं। तीन प्रकार आपने कर लिए। अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट है, इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ साथ आप वीडियो से नोट्स बनाते चलेंगे। हम इसको पूरा 360 डिग्री के एंगल से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये हो गए आपके तीन प्रकार। अब आगे बढ़ जाते हैं कि अब शुरुआत करेंगे हम पहले टाइप से, और जिसको हमने कहा स्थायी पवनें। अभी हम बात करने वाले हैं परमानेंट विंड्स के ऊपर, यानी स्थायी पवनें कौन सी होती हैं। देखो शब्द से ही क्लियर है। शब्द कहता है स्थायी पवनें। स्थायी का मतलब है जो परमानेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो साल भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। अमूमन गति भी लगभग एक सी रहती है, पर दिशा तो एक ही होती है। एक खास दिशा में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली पवनों को ही हम स्थायी पवनें कहते हैं। मेरे साथ साथ आप इसकी डेफिनेशन भी लिखते चलें। क्या कहते हैं? एक खास दिशा में वर्ष भर, थ्रू आउट द ईयर, प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थायी पवनें कहा जाता है। कौन सी पवनें कहा जाता है? स्थायी पवनें कहा जाता है। ये तो एक सामान्य सा इसका डेफिनेशन हो जाता है, जो भी आप कहें आपको पता हो कि इस तरीके से इसका एक डेफिनेशन बनता है। अब स्थायी पवनें हम पूरा ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखेंगे, पूरी पृथ्वी पर कहां कहां पर स्थायी पवनें चल रही हैं। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझना होगा।
आपको करना बस इतना है, आराम से ध्यान से चीजों को समझते चलना है, ये पूरा टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सर्किल हमने बनाया और वो सर्किल हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है, यानी हमारी अर्थ है। आप सभी को पता होगा कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है वो रेखा कहलाती है कि वो 0 डिग्री लाइन है। कौन सी लाइन है? वो लाइन है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। आप सभी इस लाइन से परिचित हैं। इसी को हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इक्वेटर क्या करती है, भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कह रहे होते हैं। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे स्थायी पवनें चलती हैं। अच्छा, आपको एक लाइन के बारे में पता होगा, जैसे मैं पहले यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं उसके बारे में। 23.5 डिग्री पर नॉर्थ पर एक रेखा बनती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक रेखा है। अभी जनरल इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं पृथ्वी के बारे में, सर उसके माध्यम से हम समझेंगे सारी चीजों को डायग्राम के माध्यम से। 23.5 डिग्री साउथ अगर आप बात करें तो आप कहेंगे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, यानी मकर रेखा कहते हैं। और आपको यह भी पता है कि इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कह रहे होते हैं कि ये जो बीच का क्षेत्र है इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन सा कटिबंध हो जाता है? इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है इसको। ट्रॉपिकल जोन एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया है, सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। ये हो जाता है एक हमारा। अब हम जब सामान्य रूप में आपने जब भी पृथ्वी का चित्र बनाया होगा, आपने ऐसे ही पृथ्वी को एक सर्कल की फॉर्म में थोड़ा सा या इलिप्टिकल फॉर्म में बनाया होगा। उसके बाद में आपने बीच में लाइन बनाई होगी और ऐसे ऐसे लाइनों को, चीजों को आपने देखा होगा। बट यहां पर पवनों को समझने से पहले हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस डायग्राम को अब आपने देखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में 0 डिग्री है, बाकी लाइन ऊपर या नीचे में है। अब हम इसको, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसी के साथ आप इसको समझेंगे। भारी कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप इस चीजों को समझ लीजिए। अब हम आपके सामने एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और लाइन कैसी है? हमने यहां से यहां तक एक लाइन बनाई इस तरीके से, ये लाइन। अब इस लाइन में, इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच था, ऐसे ही इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे मैंने कहा ये हमारा 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं इक्वेटर के बारे में बात कर रहा हूं, वही इक्वेटर जो आप पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो जो चीज आप ऐसे पढ़ते थे मैंने उसको ऐसे कर लिया, हॉरिजॉन्टली मैंने उसको इस तरीके से खोल दिया, ये हमारा 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और यहां पे बीच में बाकी बाद में बनाएंगे। मैं मान लेता हूं कि ये 90 डिग्री है और इस तरफ के हिस्से को हम कह लेते हैं कि ये साउथ है, और ये वाले हिस्से को मैं कह देता हूं कि ये 90 डिग्री नॉर्थ है। तो यानी ये वाला हिस्सा अगर मैं ऐसे कर दूं, इस वाले हिस्से को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये नॉर्थ ऊपर पहुंच जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा, 0 डिग्री बीच में हो जाएगा। अभी हम समझने के लिए, पवन यानी विंड्स को समझने के लिए हमने इसको इस तरीके से यहां पे खोल दिया है। चलिए अब देखिए, आप सभी ने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा सामान्य रूप से, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरी पृथ्वी पर जहां ज्यादा तापमान होता है, मैं बहुत एकदम से आप कहें कि बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, बस एक जनरल परसेप्शन जब आपने लिया होगा पूरे अर्थ के बारे में, तो आपको एक बात समझ में आई होगी, पूरी पृथ्वी पर जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री है। उतना मुझे भी पता है कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, पर अभी आपने जो सामान्य रूप में पढ़ा है उसको आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, हमने कहा यहां टेम्परेचर मैक्सिमम होता है इस जगह पे। किस जगह पे? 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। अच्छा, इसी के साथ में आपको एक बात मैं यहां पे साइड में बता देता हूं कि भूगोल में तापमान जो है वो दाब का उल्टा होता है, यानी इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो तापमान, अगर किसी जगह का तापमान बढ़ रहा होगा तो दाब घटेगा। जनरल परसेप्शन में ऐसा ही होता है। कुछ अपवाद भी हैं इसके, वो अपवाद हम बाद में समझेंगे, अभी वो अपवाद यहां काम के नहीं है। तापमान अगर किसी स्थान का बढ़ता है तो दाब घट जाता है। अगर किसी स्थान का तापमान घट रहा है, दैट मीन्स वहां का प्रेशर यानी दाब बढ़ जाएगा। उल्टे होने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे ये आपको समझ में आ गया, इसको आप कहीं भी कोने पे बना लेंगे। अब देखिए, इस जगह का अगर तापमान बढ़ा हुआ है
तो यहाँ की वायु गर्म हो गई होगी, 0 डिग्री के आसपास की हवा गर्म हो गई होगी। और वायु जब गर्म हो जाती है तो गर्म वायु हल्की होती है। आपने भी देखा होगा, कभी अलाव जलाया है आपने, स्टोव जलाया है, तो वहां से क्या होता है, जैसे आप जलाते हैं वायु गर्म होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि गर्म होने पर वायु हल्की हो जाती है। यहाँ की वायु टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की वायु गर्म हुई और ऊपर उठ गई। जैसे ही वायु ऊपर जाएगी, आपको ध्यान रखना है, जैसे ही वायु ऊपर जाएगी नीचे में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहां से वायु गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर की तरफ गई, तो यहां पे नीचे में अंदर सतह पर यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर गई हुई हवा है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपने किसी जगह पे आग जलाई, लकड़ियां जलाई, तो आग जली, धुआं निकला, उसमें से धुआं कुछ दूर तक तो आपको एकदम सीधा सीधा जाता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसे ही हवा यहां पे यहां तक ऊपर जाएगी, गर्म होगी, ऊपर जाएगी, और यहां पे वो जाकर के ऊपर फैल जाएगी। क्योंकि मेरे पास में 2D है, 2 डायमेंशन पे ही मैं दिखा सकता हूं, पर हवा तो चारों तरफ जाएगी, पर यहां हम 2D में बात कर लेते हैं, आपके समझने के लिए पर्याप्त होगा। तो हवा यहां से इस तरफ भी फैलेगी, इस तरफ भी फैलेगी। अच्छा, ये ऊपर गई हुई हवा ये ध्रुवों पर जाकर उतरती है, ऐसे पोल्स पर जाकर के उतर जाती है, इस तरीके से यहां से हवा गई और यहां पर उतर गई। ध्यान रखेंगे, जब भी हवा नीचे उतरती है, जब भी हवा नीचे उतरती है तो सतह पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। देखिए, यहां हवा गर्म हुई थी, ऊपर गई थी, तो नीचे लो प्रेशर बन गया था। ऐसे ही ये हवा जब यहां से ध्रुवों पर गई, पोल्स पर गई और नीचे उतरी, तो ध्रुवों पर क्या क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी, यानी उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहां पे बना देगी। ऐसे तो 2 स्थानों के बारे में हमें पता चल गया कि यहां भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और 0 डिग्री के आसपास यानी इक्वेटर पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कैसे कैसे बन रही है। हवा यहां से गई और इस तरीके से, तो आपने देखा कि 2 कोशिकाएं यानी 2 सेल यहां पे बन के तैयार हैं आपके लिए, एक यहां से ऐसे और एक इस तरीके से ऐसे। अच्छा, हवा चलने का एक नियम होता है, हवा चलने का एक नियम होता है, और हवा चलने का जो नियम है मैं यहीं पर लिख देता हूं। हवा का जो नियम है, हवा जो चलती है, हवा हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हमेशा और हमेशा हवा चलेगी। जहां कहीं उच्च वायुदाब होगा यानी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसकी तुलना में जहां कहीं भी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वहीं से हवाएं चलने लगेंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवाएं चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा आपने, हवा इस तरफ गई और इस तरफ गई, दोनों तरफ साइकिल बन गई। ठीक है, जब ये हवा यहां से उठी, अब आप ध्यान से देखेंगे, जब ये हवा यहां से उठी और इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी का जो रोटेशन हो रहा है, पृथ्वी जो घूम रही है रोटेशन मोशन के कारण, उस पर एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो क्या करेगा, जो बल लगा रोटेशन के कारण, जो फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण इन हवाओं को यहाँ पे वो नीचे की तरफ यानी सरफेस की तरफ खींच लेगा, नीचे की तरफ उतार लेगा। ऐसे ऐसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं 30 डिग्री के आसपास नीचे उतर जाती हैं। वही हवाएं जो आगे चल के 90 डिग्री के आसपास पोल्स पर उतरनी थी, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक घूर्णन बल लग रहा है, एक रोटेशन मोशन लग रहा है, एक रोटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये 30 डिग्री के आसपास हवाएं नीचे उतर जाती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 30 डिग्री है, क्योंकि इस तरफ हमने साउथ माना था तो हमने साउथ लिख दिया, 30 डिग्री इस तरफ भी है, 30 डिग्री के आसपास हमने नॉर्थ माना है तो नॉर्थ लिख दिया। और फिर आप वही नियम पालन करिए कि जब भी हवाएं नीचे उतरे तो हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो यहां भी कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि हवाएं नीचे उतर रही हैं, हवाएं नीचे बैठ रही हैं, तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हमने देखा अब 2 हमारे पास में, एक हाई प्रेशर की बेल्ट, एक हाई प्रेशर की बेल्ट, बीच में लो प्रेशर की बेल्ट है, और दोनों के दोनों पोल्स पर हमारे पास पहले से ही हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है। दूसरा, अगर आप पोल्स पे, एक तो हवाएं नीचे उतर रही हैं, उस संदर्भ में भी आपने जान लिया कि वहां पे क्या हो रहा होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और दूसरा, आपको यह भी पता है कि ध्रुवों पर बर्फ जमा होने के कारण यहां पर तापमान बड़ा कम होता है। तापमान कम होने का मतलब है प्रेशर ज्यादा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि तापमान दाब का उल्टा होता है। इसी तरीके से इस ध्रुव पर भी क्या होगा, इस वाले पोल पर भी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। इस तरीके से ये हमने देख लिया।
अब इस नियम पे आइए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। चलाइए जरा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं को। देखो ये भी हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। पहले तो यहां चला लेते हैं, इस वाली साइकिल को पूरा कर लेते हैं। भाई इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, ये चल पड़ी यहां से ऐसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसे ही इस वाले हेमिस्फीयर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने पड़ेंगी। तो यहां पे तो चल गई। अब चूंकि हवा एक ही तरफ तो नहीं चलेगी, हवा तो चारों तरफ चलेगी जहां भी उसे लो प्रेशर मिलेगा, तो हवाओं को यहां भी चलना है। पर आप देख रहे हैं यहां भी हाई प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर है, दोनों तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है। सेम इस वाली तरफ देखिए आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां भी हाई प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर है, दोनों के दोनों चलेंगे। अब दोनों हाई प्रेशर से आप ऐसा मानिए कि आपने आमने सामने दो टेबल फैन चला दिए। आमने सामने से जब आप दो तूफान पंखों को चलाएंगे तो दोनों की हवाएं टकराएंगी। अब हवाएं जमीन में तो जा नहीं सकती, तो हवाएं कहां जाएंगी, दोनों तरफ से आ ही रही है, जमीन में जा नहीं सकती, तो हवाएं क्या होंगी, दोनों की दोनों हवाएं आएंगी, सबमर्ज करेंगी, मिलेंगी आपस में और क्या होगा, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। सेम बात यहां पे हो रही होगी कि ये दोनों हाई प्रेशर से, दोनों उच्च वायु दाब से हवाएं आएंगी, मिलेंगी आपस में और ऊपर की तरफ चली जाएंगी। यहां पे ऐसे होगा, इस तरीके से ये हवाएं कहां चली जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी ऐसे। सेम इस तरफ आप देखेंगे, हवाएं आई और इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई ऐसे। और ये जिस जगह हो रहा होगा, ये हो रहा होगा लगभग 60 डिग्री के आसपास। साउथ है तो आपने साउथ लिख दिया, किस जगह हो रहा होगा, 60 डिग्री के आसपास। नॉर्थ है तो आपने नॉर्थ लिख दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा हमारा सेल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपको इतना पता है कि जब हवाएं ऊपर जाती हैं, 0 डिग्री के आसपास आपने देखा था कि जब हवाएं ऊपर गई थी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो यहां भी कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा। यहां भी कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, यहां भी लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा। ये पूरी की पूरी एक बेल्ट बन गई। अब आप देख सकते हैं इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ। यानी इस नियम का हमने पूरा पालन किया और हमने अपनी सेल्स बना ली। इनके नाम भी होते हैं, वो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट कम से कम इतना पता हो कि ये सेल्स बनी कैसे। मेरा यहाँ कुल जमा उद्देश्य इतना है कि हम ये जान पाए कि कितने डिग्री अक्षांश पर, यानी कितने डिग्री लैटिट्यूड लाइंस पर कौन सा प्रेशर बेल्ट बन रहा है। आपने देखा 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गई, यानी निम्न वायुदाब की पेटी वहां पर बनकर तैयार है। ऐसे ही आपने देखा 30 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ की बात हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो या फिर सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो, वहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट बना रहता है। ऐसे ही आपने देखा 60 डिग्री के आसपास, फिक्स नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 60 डिग्री के आसपास दोनों के दोनों हिस्सों में, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी, दोनों में लो प्रेशर का बेल्ट होता है। और ध्रुवों पर चूंकि टेम्परेचर कम होता है, हवाएं नीचे उतर रही होती हैं, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में एज इट इज बना लें, वीडियो को पॉज करें, बना लें, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो जानकारी हमने अभी सीखी है, उस जानकारी को हम अपने उसी चित्र पर उकेर लेते हैं, जो चित्र अभी हमने इससे पहले इस फॉर्म में समझा था। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कैसे हमने वहां पे बनाया था। बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींची गई और उस लाइन को हमने 0 डिग्री लाइन कहा। फिर एक लाइन हमने देखा, अभी एक लाइन हमारी आई 30 डिग्री, एक लाइन हमने देखा, एक लाइन आई हमारी 60 डिग्री। सेम हम इसमें कर लेंगे 30 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री और ये हम इनके नाम लिख देते हैं यहां पे साइड में। आपको पता है ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये 30 डिग्री का है, हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, 30 डिग्री साउथ है, ये 60 डिग्री साउथ है, यहां पे 60 डिग्री नॉर्थ होगा। और आपको पता है कि उत्तर में यहां पे 90 डिग्री होता है और चूंकि ये नॉर्थ है, सेम यहां पे ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। ये वो हो गया जहां जहां पे हमने अभी प्रेशर बेल्ट को देखा कि कहां पे कौन सी प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रही होगी। अच्छा, अब इस बात को सीधा सीधा आप पेस्ट कर दीजिए, जो इससे पहले वाले चित्र में जो आपने डायग्राम बनाया था ऐसे करके वहां पे प्रेशर को लिख दीजिए। आपने देखा था कि ये जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है,
इक्वेटर पर कौन सा प्रेशर बना था, तो आप कहेंगे हमने वहां पे देखा था कि वहां पे एक लो प्रेशर की बेल्ट क्रिएट हुई थी। अच्छा, लो प्रेशर केवल इस स्थान पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री पर लो प्रेशर का बेल्ट होगा, इसलिए हमने क्या कहा, लो प्रेशर की बेल्ट कहा इसको, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, 30 डिग्री चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, आपने देखा था कि यहां पे हाई प्रेशर की बेल्ट बनी थी। यहां पे कौन सी बेल्ट बनी थी, हाई प्रेशर की बेल्ट बनी थी। 60 डिग्री के आसपास क्योंकि दोनों हवाएं वहां पे आकर के मिली थी, तो वहां पे लो प्रेशर की बेल्ट क्रिएट हो गई थी, लो प्रेशर की बेल्ट हो गई थी। और आपको पता है कि ध्रुवों पर कौन सी बेल्ट होती है, हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, ध्रुवों पर होती है हाई प्रेशर की बेल्ट। तो ये वो हो गया जो डायरेक्ट किताबों में देखने को मिलता है, आपको भी याद करने को मिलता है कि 0 डिग्री पर लो प्रेशर रट लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझाया है कि 0 डिग्री पर लो प्रेशर क्यों होता है, 30 डिग्री पर हाई प्रेशर क्यों होता है, 60 डिग्री पर लो प्रेशर क्यों होता है और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर क्यों होता है। और बस अगर हमें ये प्रेशर बेल्ट का पता चल गया तो अब हम आराम से हवाओं को चला सकते हैं, स्थानीय पवनों को समझ सकते हैं कि कौन सी स्थानीय पवन कहां पे चलती है, कौन सी स्थायी पवन कहां पे चलती है और कौन सी मौसमी पवन कहां पे चलती है। चलिए, जैसा कि हम समझ रहे थे, पहले हमें स्थायी पवनों के ऊपर बात करनी थी, तो अब हम समझ लेंगे कि स्थायी पवनें कैसे चलेंगी और कहां पे चलेंगी। ठीक है, इससे पहले यहां हवाओं को चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों को हम और समझ लेते हैं ताकि चीजें एकदम से क्लियर हमारे दिमाग में रहें। और चीजें ऐसे हैं, देखिए, एक फोर्स लगता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, एक बल लगता है और उस बल को जिस व्यक्ति ने पहचाना उनका नाम था कोरियोलिस, इसलिए उस फोर्स को भी हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। एक बल होता है कोरियोलिस बल। क्या यूज है इस कोरियोलिस बल का, इस कोरियोलिस बल का एक महत्व होता है और इस कोरियोलिस बल के कारण होता यह है कि जब हवाएं, हम हवाओं की बात कर रहे हैं, अमूमन ये सभी पे लगता है, जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, तो वे सीधी न जाकर अपने दाएं मुड़ जाती है। सेम बात अगर हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो वे हवाएं अपने सीधी न चलकर अपने बाएं मुड़ जाती हैं, यानी अपने लेफ्ट मुड़ जाती हैं। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है। मान लेते हैं कि किसी दो स्थान को हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे एक जगह हाई प्रेशर बना हुआ है, एक जगह यहां पे लो प्रेशर बना हुआ है, मान लेते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं को कैसे चलना है, हवाएं ऐसे चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कोरियोलिस बल कहता है कि जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी तो ऐसे नहीं चलेंगी सीधा, बल्कि क्या करेंगी, अपने दाएं मुड़ के चलेंगी, अपने दाएं मुड़ जाएंगी। सेम बात यहां पे मान लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध की बात, कि यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है। अब हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलना है, ये कहता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर सीधी नहीं चलेंगी, बल्कि वो क्या होंगी, अपने बाएं मुड़ जाएंगी, अपने बाएं मुड़ जाएंगी। अब इसको आप देख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये तो जी क्लॉकवाइज है, यानी हवाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं, दिशा उनकी क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोरियोलिस बल कुल मिला के क्या कहता है, कोरियोलिस बल ये कहता है कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनकी दिशा होती है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उनकी। और जब वो ही हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की जो दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, वो सीधी ना चल के किस कारण से अपने दाएं या बाएं घूमी, और उस बल के लिए उन्होंने एक नाम दिया कि वहां एक बल लगता है, और वो बल की पहचान जिन्होंने करी उनका नाम था कॉरियोलिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि हवाओं की जो दिशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है वो कॉरियोलिस बल की वजह से होती है। चलिए, चक्रवात में इसी कॉरियोलिस बल का महत्व होगा, और आयोग ने यहां से सवाल कई बार बनाया है कि बताइए 0 डिग्री के आसपास चक्रवात क्यों नहीं आता है। तो चक्रवात का मतलब है हवाओं का घूमना, चक्रवात साइक्लोन, और साइक्लोन में हवाओं का घूमना जरूरी है। अब देखिए, अगर हवाएं सीधी चलेंगी तो घुमाव कैसे मिलेगा, तो घुमाव किससे मिलता है, घुमाव मिलता है कॉरियोलिस बल से। और 0 डिग्री के आसपास कॉरियोलिस बल जो है वो शून्य होता है, 0 होता है, इसलिए वहां पर कभी चक्रवात नहीं आता है। ये इसका सीधा उत्तर है कॉरियोलिस बल की वजह से। अच्छा, चलिए, हम तो हवाओं को समझ रहे थे फिलहाल, तो हवाओं में हमने देखा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसी के साथ साथ में एक और जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हमने सबसे शुरुआत में हेडिंग बनाई थी, 3 तरीके की पवनों को हमने पढ़ा, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, लोकल विंड। उसमें हमने पहले बात करी स्थायी पवनों की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्थायी पवनें हैं वो अब 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, परमानेंट विंड जो हैं वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड, ट्रेड विंड्स। दूसरा जो प्रकार है वो है पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तीसरा जो प्रकार है वो होता है ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड्स, पोलर विंड या पोलर विंड्स। ये 3 टाइप होते हैं परमानेंट विंड के। परमानेंट विंड, विंड 3 प्रकार की बताई थी, और उसमें भी स्थायी पवनों के भी 3 अपने प्रकार हैं, एक व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। आइए, बस अब आपका काम पूरा ही हो गया लगभग। अब आइए उसी डायग्राम पे जहां पे हमने एक प्रेशर बेल्ट बनाया था पूरा का पूरा, उसी डायग्राम पर अब चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, कॉरियोलिस बल का आपको पता चल गया, तो इसमें हवाओं को चलाने से पहले आपको दोनों तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। कॉरियोलिस बल को ध्यान में रखना है, दूसरी बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान में रखना है, और फिर हम इसका नाम दे देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इसको हम बना पाते हैं। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलनी है, पर चूंकि आपको पता है कि यहाँ के बाद में चीजें उत्तरी गोलार्ध की हैं, यहाँ के बाद में दक्षिणी गोलार्ध की है, और हमें पता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, वहां पे चीजें क्लॉकवाइज चलेंगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जो हमने अगली स्लाइड में समझी थी। यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाओं को चलाइए। देखिए, क्या ये जो चल रहा है, जो हवाएं चल रही हैं इस हाई प्रेशर बेल्ट से इस हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? क्या ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं? अगर आपको लगता है हाँ चल रही हैं, तो आप ठीक सुन रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। अच्छा, अब इस सदर्न हेमिस्फीयर में चलाइए, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ। पर इस नियम का ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, तो इससे आपको एंटी क्लॉकवाइज चला देना। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है कि नहीं चल रही है हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली। ये जो हवाएं यहाँ पे अभी हमने आपको दिखाई हैं, जो चली हैं हवाएं, इन्हीं हवाओं को एक नाम देते हैं, और वो नाम है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड। अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है, तो आप बता सकते हैं कि लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में दोनों गोलार्ध में व्यापारिक पवन चलती है। दूसरा सवाल उसका यही हो सकता है, क्या व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में चलती है, क्या दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, क्या दोनों गोलार्ध में चलती है? तो आप बताएंगे कि हाँ, दोनों गोलार्ध में चलती हैं, 30 डिग्री से वहां के बीच में चलती है। ठीक है, अब इसी के साथ में आप मुझे बताइए कि व्यापारिक पवन की दिशा क्या है। एक तो बताइए आपने कि वो घूम रहा है, उसका घुमाव कैसा है,
उत्तरी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज था, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज था। पर हवाओं को जब नाम देते हैं तो हवाओं को नाम दिया जाता है हवाएं जिस डायरेक्शन से चल रही होती हैं। जैसे पूरब से चलने वाली हवाओं को पूर्वा हवा कहते हैं या पूर्वी पवन कहते हैं, या सामान्य भाषा में उसे हम परवा भी कह देते हैं, तो क्योंकि वो पूरब से चल रही होती है। अब देखिए व्यापारिक पवने, एक नाम तो हो गया व्यापारिक पवने, और दूसरा नाम आप देख रहे हैं क्योंकि ये हवाएं पूरब की तरफ से चल रही हैं, इसलिए इन हवाओं को हम पूर्वी पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पवन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरब की दिशा से परवा हवाएं हैं। व्यापारिक पवन इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्राचीन समय में जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था और व्यापार का पहले भी और अभी भी सबसे सस्ता मार्ग होता था जल मार्ग, तो जल मार्ग के माध्यम से ही हम व्यापार करते थे। और व्यापार में पहले इंजन नहीं था तो हम क्या करते थे, नाव के ऊपर पाल लगा देते थे, एक बड़ा सा ऐसे पर्दा लगाते थे, उस पर हवा टकराती थी और उसी से नाव आगे बढ़ती थी। तो चूंकि इनकी एक खास दिशा है और साल भर है। साल भर क्यों है? देखो पृथ्वी पर यहाँ पे हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर बनता रहेगा, 0 डिग्री पर साल भर लो प्रेशर क्रिएट रहेगा, तो साल भर ये हवाएं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चल रही होंगी। तो व्यापारी क्या करते थे, जब व्यापारी को पूरब से पश्चिम में पृथ्वी किसी भी हिस्से में जाना रहता था तो वो इन हवाओं की दिशा में अपनी नाव को डालता था और इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से यात्रा करते थे। जब अपने गंतव्य तक पहुंचना होता था तो जो भी बल्लियों का सहारा या चाप्पू का सहारा जो भी वो लेकर के अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो इनसे चूंकि बहुत मात्रा में व्यापार होता था, इसलिए इन हवाओं को नाम दे दिया गया कि भैया ये हवाएं तो व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड्स है। ठीक है, अगर यहां तक आप बात को समझ गए हैं तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस हाई प्रेशर से इस हाई प्रेशर की तरफ हवाओं को चलाना है, इस हाई प्रेशर से इस हाई प्रेशर की तरफ। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। जरा देखिए क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है। देखिए ये जो हवाएं चली, ऐसे ही आप इस तरफ देखिए, क्या ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? ये पूरी की पूरी हवाएं, ये जो हवाएं इस 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ चली या इस 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की तरफ चली, इन हवाओं को हम नाम देते हैं कि ये हवाएं हैं पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज। इनकी दिशा चूंकि पश्चिम की तरफ से चल रही है इसलिए इनको नाम ही दिया गया पछुआ पवन। अब आप देख सकते हैं कि ये पछुआ पवन है। सेम यहां पे भी इन हवाओं को क्या कहेंगे? पछुआ पवन इनको नाम दिया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि पछुआ पवनें बताइए कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, या सिंपली आपको दे दे कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ या 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 30 से 60 के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं। तो इनका नाम हो गया पछुआ पवनें। दिशा हो गई पश्चिम से तरफ, पूरब की तरफ को चल रही हैं। अब लास्ट हमारा बचता है ऊपर की तरफ कि ये है हमारा 90 डिग्री और हाई प्रेशर की बेल्ट है। तो इस हाई प्रेशर से इस हाई प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ हवा चलनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलनी है क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये हवाओं की दिशा होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम यहां पे चलाएंगे, पर यहां पे जो हवाएं चलेंगी इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ चलेंगी और आपको पता है कि वो कैसे चलनी चाहिए, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हवाएं चल रही होंगी यहां पे ऐसे। चूंकि ये हवाएं पोल्स की तरफ से चल रही हैं, ध्रुवों की तरफ से चल रही हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये हैं ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन है? ध्रुवीय पवन। साल भर ध्रुवों पर ठंडा रहेगा, साल भर ध्रुवों पर ठंडा रहेगा, साल भर हाई प्रेशर बनता रहेगा और साल भर ये ध्रुवीय पवन ठंडी पवनें चलती रहेंगी। ऐसे ही यहाँ पे भी इसका क्या नाम हो जाएगा? इसको भी हम कहेंगे कि ये पोलर वेंट्स हैं, ध्रुवीय पवन है। दोनों तरफ से हवाएं चलती रहेंगी और हमेशा साल भर चलती रहेंगी। तो ये स्थायी पवनों के जो 3 प्रकार थे वो हमने इसमें समझ लिया। बड़ी आसानी से ये चीजें की जा सकती हैं अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान लगा के चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो संभावित सवाल यहाँ से हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो 3 स्थायी पवनें होती हैं, और 3 स्थायी पवनों के नाम आप आराम से आप बता सकते हैं। एक व्यापारिक पवन है, एक पछुआ पवन है और एक ध्रुवीय पवन है। ये स्थायी पवनें हैं। अब आपको कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सी पवन ठंडी होती है, कौन सी पवन गर्म होती है। ठीक है, अब आप खुद देख के बता सकते हैं
कि 30 डिग्री के आसपास वाला जो एरिया है, यानी यहां तक का जो एरिया है 30 से 35 डिग्री के आसपास और यहां से यहां तक का, ये पूरा का पूरा एरिया ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन का एरिया है। क्योंकि आपको पता है लगभग 23-24 डिग्री से लेकर के 30-35 डिग्री तक का एरिया जो होता है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। 23.5 से लेके 23.5 साउथ तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, जैसा कि हमने समझा था शुरुआत में वीडियो के, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध का मतलब ही है कि वो गर्म एरिया है, गर्म क्षेत्रफल है। और हवाओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि हवाएं जिस क्षेत्र से चलती हैं, जिस भी जगह के ऊपर को गुजरती हैं, जिस भी स्थान से गुजरती हैं, वो ठंडा है तो ठंडी हवाएं, गर्म है तो गर्म हवाएं, अगर वहां पे सुगंधित चीजें हैं तो सुगंधित हवाएं, और अगर वहां पे कूड़ा कचरा है, गंदगी है, तो वो बदबूदार हवाएं हो जाती हैं। तो हवाओं की अपनी कोई टेंडेंसी नहीं है, बल्कि हवाएं जिस स्थान से चल रही होती हैं वैसा स्वरूप धारण कर लेती हैं। अब आपने देखा कि अगर ये हवाएं, कौन सी हवाएं? व्यापारिक पवनें, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, अगर ये व्यापारिक पवनें गर्म क्षेत्रफल में चल रही हैं, गर्म एरिया में चल रही हैं, पृथ्वी के एक ऐसे एरिया में चल रही हैं जहां पे गर्मी है, जहां पे तापमान ज्यादा है, तो इन हवाओं का जो टेंडेंसी होगी, इन हवाओं का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, यानी ये गर्म हवाएं होंगी। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, पछुआ पवनों के बारे में भी आप देखिए, वो भी 30 डिग्री के आसपास से चल रही हैं, तो वो गर्म हवाएं होंगी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर गर्म है। तो पछुआ पवनें भी गर्म पवनें होती हैं। पछुआ पवनों का बड़ा रोल है। पछुआ पवनों को आप इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर पछुआ पवनें ना रहती तो शायद जिस तरीके से इंग्लैंड ने, या हम कहें यूरोप ने, और यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप ने, पूर्वी यूरोप ने नहीं, पश्चिमी यूरोप ने जिस तरीके से एक समय पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया, हम भी उसमें गुलाम रहे, तो शायद वो ना होता अगर पछुआ पवनें ना चल रही होती। किसी रोज फिर आपको मैप में समझाएंगे जब हम समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो पछुआ पवनें चलती हैं, और ये जो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, या हम कहें यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है, उसके बंदरगाह की बर्फ़ों को हटा देती हैं क्योंकि गर्म हवाएं हैं और वहाँ साल भर व्यापार हो सकता है, और व्यापार की भूख फिर इन यूरोपियंस को भारत या फिर भारत के अलावा अन्य देशों की तरफ ले जाती हैं। तो ये हो जाती है हमारी पछुआ पवन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भाई ध्रुवीय पवन का नेचर कैसा होगा, गर्म या ठंडा, तो आप कहेंगे ध्रुवों से चल रही हैं, ग्लेशियर्स जमे रहते हैं, हवाएं ठंडी होंगी, तो यकीनन वो हवाएं ठंडी होंगी। तो इनका नेचर भी हमने देख लिया। अच्छा, एक आपसे ना नाम पूछता है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस की फॉर्म में दे दें कि बताइए जो व्यापारिक पवन है वो पूर्वी पवन है। आप कहेंगे हाँ ठीक है, तो बताइए वो कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है। तो ये जो डिग्री आपने लिखी है वो डिग्री को नहीं देता है। वहाँ पे जब आयोग आपसे सवाल पूछता है, वो चाहे कोई भी आयोग, SSC की बात करें, PSC की बात करें, या फिर जो हमारा UPSC है उसकी बात करें, तो वो कोई भी यहाँ पे डिग्री नहीं देता है, बल्कि एक नाम देता है इस लैटिट्यूड का, इस अक्षांश का। जैसे आपको पता है कि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अच्छा, विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इक्वेटर का क्षेत्र है, और लो प्रेशर का क्षेत्र है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये विषुवत रेखीय, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये। आराम से आप बता सकते हैं हाँ है। 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये 30 डिग्री वाला जो एरिया है हमारा, इसको हम एक नाम देंगे और हम कहेंगे कि ये उपोष्ण कटिबंधीय, यानी सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। ऐसे ही 60 डिग्री के पास में आप देखेंगे कि 60 डिग्री पर लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है और ध्रुवों से थोड़ा सा पहले है। तो ध्रुवों से जो थोड़ा पहले है उसे हम उपध्रुवीय कह सकते हैं, यानी सब पोलर कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये उपध्रुवीय यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और आप इसको जान ही रहे होंगे कि आप इसको कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। सेम बातें आप यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरे गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम चीजें बन रही होंगी। अब मान लीजिए उसको आपको पूछना है कि पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला एरिया नहीं देगा, वो आपको कहेगा कि बताइए पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ पे चलती हैं। आप कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर
लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये हवाएं चलती हैं। कौन सी? वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि बताइए व्यापारिक पवन ट्रेड विंड्स कहाँ पे चलती हैं, तो आप बताएंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो इस तरीके से भी आपसे सवाल बनाया जा सकता है। ये वो पूरा हो जाता है जो स्थायी पवनों में तीनों पवनों को जानने के लिए आपका पर्याप्त है। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद में हम इसके आगे की चीज़ें समझ रहे होंगे और अब देखेंगे कि मौसमी पवनें कैसी होती हैं, इसके बाद में समझेंगे। और इसी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और आता है जिससे सवाल बनाता है आयोग आपसे, जो पछुआ पवनें हैं। आपको पता है, आप चित्र में देख के बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने मन में सोचिए उस बात को कि पछुआ पवनें कहां से कहां चल रही हैं, आप तुरंत बता सकते हैं भाई 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चल रही हैं, दोनों गोलार्ध में चल रही हैं, नॉर्दर्न में भी और सदर्न में भी। अच्छा, इसमें वो हमसे पूछता है कि 40 डिग्री के आसपास पछुआ पवनों को किस नाम से जाना जाता है। तो 40 डिग्री के आसपास इन्हीं हवाओं को, जब ये 40 डिग्री के आसपास पहुंचती हैं तो ये हवाओं की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कि वो चीखता चालीसा है। कौन सा है? चीखता चालीसा है। यहाँ पर हवाएं ऐसी लगती हैं जैसे चीख रही हैं, रोवरिंग। ऐसे ही जब वो 50 डिग्री के आसपास पे पहुंच रही होती हैं तो उसको कहते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, भयंकर पचासा भी कहते हैं उसको, क्योंकि 50 डिग्री के आसपास है। ऐसे ही 60 डिग्री के आसपास इन हवाओं को हम कहते हैं वो चीखता साठा है। कैसा है? चीखता साठा कहा जाता है। तो यहाँ पे इनके अलग अलग नाम भी हैं, क्षेत्रीय नाम। तो पूछता है कि बताइए चीखता साठा कौन सी पवनों को कहा जाता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री के आसपास दोनों गोलार्ध में पछुआ पवनों को चीखता साठा कहा जाता है। या फिर आपसे पूछे कि बताइए प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा कौन सी पवनों को कहा जाता है, तो आप कहेंगे पछुआ पवनों को 50 डिग्री के आसपास इनको ये इतना भयंकर स्वरूप ले लेती हैं कि इनको कहा जाता है, ये हवाएं ऐसी चीखती भयंकर आवाजें इनसे होती हैं हवाओं से, तो इनको कहा जाता है कि वो प्रचंड पचासा है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई मन में चीज़ें हैं, कोई सवाल आपने पिछली परीक्षाओं में देखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यार के साथ में। धन्यवाद।